सो बच्चों, आज हम कुछ MCQs डिस्कस करने वाले बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट MCQ। एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है लाइट एनर्जी एंड ऑप्शन डी है हीट एनर्जी। तो बच्चों, आपको एक बेसिक चीज़ पता है कि जब आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो होता ये है कि सेल वर्क करता है और एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग करके एक प्लेट को पॉजिटिव बना देता है और दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज स्टोर करके दे देता है। इस तरह से प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, करेक्ट। तो क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेट हो चुके हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, यहाँ पर एक प्लेट पर प्लस है दूसरे प्लेट पर माइनस है, इस वजह से, इस सेपरेशन ऑफ चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर। इसलिए जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाई जाती है। ओके, सो इस तरह से ऑप्शन ए आपका बन जाता है करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी वी फिल डाइलेक्ट्रिक्स इन होल स्पेस ऑफ इट्स प्लेट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हो तो हमें पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होने वाली है। तो एक तो ऑब्वियस ही चीज़ हमें पता है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो हमारा न्यू कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है बाय k टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू आवर इनिशियल कैपेसिटेंस। सो गारंटी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होने वाला है। तो आप देखोगे हमारा करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन डी है, कैपेसिटेंस फॉर श्योर इंक्रीज होगा। अब हमें ये भी पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करता है, प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपके लिए रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुका है तो ऑब्वियसली कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए सी के साथ साथ क्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ऑप्शन ए डिक्रीजेज, ऑप्शन बी रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी बिकम्स इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इंक्रीजेज। अब देखिए बच्चों, अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हो और उसके बीच में एक एल्यूमिनियम फॉइल इंसर्ट करते हो जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, अब आप देखिए बहुत ही थिन एल्यूमिनियम फॉइल हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल की थिकनेस ही नेग्लिजिबल है तो जिस रीजन में हमारा एल्यूमिनियम फॉइल एग्जिस्ट कर रहा है उस इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। सो क्योंकि वो रीजन एक बहुत छोटा रीजन है, बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल रीजन है, बिकॉज हमारे एल्यूमिनियम फॉइल की थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो ये छोटे से रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो भी जाती है तो ये हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को लार्जली अफेक्ट नहीं करने वाला है बच्चों। सो सिंस द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज नेग्लिजिबली स्मॉल, सो द इफेक्ट क्रिएटेड बाय द एल्यूमिनियम फॉइल फॉर द कैपेसिटेंस वुड बी ऑल्सो नेग्लिजिबली स्मॉल। सो ओवर एंड ऑल हम कहेंगे कि जो हमारा कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो अनचेंज्ड रहेगा। ओके, सो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंडक्टर कैरीज अ सर्टेन चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अनदर चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ फाइनाइट कैपेसिटी, देन द एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज, ऑप्शन ए मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, ऑप्शन बी लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, ऑप्शन सी इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर एंड ऑप्शन डी इज अनसर्टन। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है विच कैरीज अ सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज। इस कंडक्टर को हम किसी अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं, मान लीजिए एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम चार्ज्ड कंडक्टर टुवर्ड्स अनचार्ज कंडक्टर। अब ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन जब ये चार्ज फ्लो होगा इस वायर में तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या रिलीज होने वाली है, हीट एनर्जी रिलीज होने वाली है। सो जो चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका कुछ अमाउंट हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो फाइनली जब चार्ज हमारे अनचार्ज कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर चार्ज सिस्टम की वो लेस होगी एज कंपेयर टू द इनिशियल केस।
Why? Because some amount of energy has converted into heat during the flow of charges. इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा. Let us go for the next question. A parallel plate capacitor is charged in air, okay, for time 0 to t1. Only air is in between the plates of capacitor. So हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि 0 से t1 टाइम के दौरान जो हमारे प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो एयर है. तो एज्यूम करते हैं हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C0 है. फिर हमें बोला जा रहा है फॉर टाइम t1 टू t2, ओके, t1 से लेकर t2 तक के टाइम के लिए जो मीडियम है हमारे प्लेट्स के बीच में वो है वाटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81. तो हमारा जो कैपेसिटेंस इस दौरान रहेगा वो रहेगा 81 टाइम्स C0. एंड देन फाइनली फ्रॉम टाइम t2 टू t3 जो मीडियम है हमारे प्लेट्स के बीच में वो है ग्लिसरीन, और उसका जो K की वैल्यू है वो है 56. तो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा 56 टाइम्स C0. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस विथ टाइम t. तो आप देख सकते हो कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि शुरुआत के टाइम में हमारा कैपेसिटेंस सबसे कम होना चाहिए, फिर मिडिल टाइम में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और फाइनल टाइम में इंटरमीडिएट होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. तो अगर आप ये चारों ग्राफ्स देखोगे तो आप ऑप्शन डी देखिए बच्चों. ये ऑप्शन डी में 0 से t1 में सबसे कम कैपेसिटेंस है, फिर t1 से t2 के बीच में सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस है, और t2 और t3 के बीच में इंटरमीडिएट कैपेसिटेंस है. सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है. Let us go for the next question. A parallel plate capacitor is located horizontally such that one of the plates is submerged in a liquid while the other is above the liquid surface. When plates are charged, the level of the liquid, option A दिया है rises, option B falls, option C है remains unchanged, option D है may rise or fall depending on the amount of charge. Okay? तो अब इस डायग्राम में देख सकते हो कैपेसिटर का एक प्लेट तो लिक्विड के ऊपर है और कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है वो लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है. ओके, तो ये रहा हमारा कैपेसिटर. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही हम हमारे कैपेसिटर को मान लीजिए चार्ज करते हैं, कोई भी चार्ज एज्यूम करिए, ऊपर के प्लेट को प्लस मिल रहा है, नीचे के प्लेट को माइनस मिल रहा है. तो आप देखिए बच्चों, ये जो आपको लिक्विड का पोर्शन ये प्लेट्स के बीच में नज़र आ रहा है, इसके अंदर डायपोल मोमेंट्स जनरेट होंगे कुछ इस तरह से. ओके, इस तरह से डायपोल मोमेंट्स बहुत सारे जनरेट होंगे. करेक्ट, ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये जो नेगेटिव होगा ये इस प्लस से अट्रैक्ट होने लगेगा. ओके, तो अब आप देखोगे कि जो स्मॉल डायपोल मोमेंट्स लिक्विड में जनरेट होंगे उसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे डायपोल मोमेंट्स के, दे वुड टेंड टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ओके, जो चार्जेस का जो यहाँ पर सेपरेशन होने वाला है इस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के अंदर, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये लिक्विड क्या करेगा? ये लिक्विड राइज करने लग जाएगा बच्चों. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट द लिक्विड राइजेस व्हेन द प्लेट्स आर चार्ज्ड, एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ induction. Let us go for the next question. In the circuit given below, the charge in microcoulomb on the capacitor having capacitance 5 microfarad is. तो हमें पूछा जा रहा है कि ये जो 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है इसमें कितना चार्ज स्टोर होने वाला है. तो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप देख रहे हो कि हमारे सेल का वोल्टेज 6 वोल्ट है. तो जो हमारा ये जो ब्रांच नज़र आ रहा है आपको, ईडी वाला ब्रांच, इस ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना मिलेगा? 6 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पैरेलल ब्रांच है. ओके, सो यहाँ पर इस पूरे ब्रांच में जो वोल्टेज रहेगा वो 6 वोल्ट रहेगा. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि क्योंकि आप देख सकते हो ये हमारा 3 माइक्रोफैराड और 2 और 5 का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में, मतलब 3 माइक्रोफैराड इज़ इन सीरीज़ विथ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 माइक्रोफैराड. ओके, तो ये आप देख सकते हो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ब्रांच ईडी में. तो सीरीज़ में हमें पता है चार्ज कॉमन होता है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे ब्रांच ईडी का. तो आप देख सकते हो 3, 2 और 5, अब 2 और 5 तो पैरेलल में है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइक्रोफैराड.
ओके, सो नाउ 3 माइक्रोफैराड एंड 7 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज. अब अगर आप दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/3 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/CS. तो सिंप्लीफाई करोगे तो समवेयर अराउंड ये जो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा आपको 2.1 माइक्रोफैराड के आसपास मिलेगा. तो ये जो ब्रांच ईडी में जो ये टोटल कैपेसिटेंस आपका रहेगा ये 2.1 माइक्रोफैराड के आसपास रहेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे. तो अब क्योंकि आपको इस ब्रांच ईडी में टोटल कैपेसिटेंस 2.1 माइक्रोफैराड मिल चुका है तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो यूजिंग Q इज इक्वल टू CV. तो आप देखोगे कि C है 2.1 और V है आपका 6 वोल्ट. तो इस तरह से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो इन द एंटायर सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स प्रेजेंट इन द ब्रांच ED. ओके, तो ED ब्रांच में जो तीनों कैपेसिटर है तीनों में कुल मिलाकर जो चार्ज है वो कितना है Q इक्वल टू CV से आपका कैलकुलेट हो जाएगा. अब बच्चों क्योंकि 3 माइक्रोफैराड सीरीज़ में है 2 और 5 के, तो आपको पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में चार्ज कॉमन होता है. जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम का वही सिस्टम का कॉमन चार्ज भी होता है. ओके, तो Q इक्वल टू CV से जितना भी आपका चार्ज कैलकुलेट होगा वो चार्ज 3 माइक्रोफैराड में भी स्टोर्ड है और वही चार्ज 2 और 5 में कंबाइंडली स्टोर्ड है. तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने ये Q कैलकुलेट किया, दिस Q इज़ नथिंग बट द चार्ज स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड. ओके, तो अगर आप 3 माइक्रोफैराड का Q आपने कैलकुलेट कर लिया है तो 3 माइक्रोफैराड का आप वोल्टेज निकाल सकते हो एज Q/C, जिसमें आप Q निकाल लोगे जो टोटल चार्ज आपने निकाला था और C आप सिर्फ और सिर्फ 3 माइक्रोफैराड इंसर्ट करोगे तो इससे आपको वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मिल जाएगा. अब क्योंकि इस पूरे ब्रांच का वोल्टेज ED ब्रांच का वोल्टेज 6 वोल्ट है और 3 माइक्रोफैराड का वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लोगे तो इस वोल्टेज को 6 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना तो आपको 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज मिल जाएगा. तो कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो सोल्यूशन में हमने ये कहा कि जो हमारा ब्रांच ED है या DE है इसमें जो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो रहा है 2.1 माइक्रोफैराड. मतलब इन तीनों का आप सॉल्व करोगे तो 2.1 माइक्रोफैराड मिलेगा. अब आप क्या कर रहे हो, टोटल चार्ज निकाल रहे हो. ओके, पूरे ब्रांच ED में जो टोटल चार्ज आएगा वो आ जाएगा 12.6 माइक्रोकूलम. अब यही चार्ज जो है 3 में भी स्टोर्ड है और यही चार्ज 2 और 5 में भी कंबाइंडली स्टोर्ड है क्योंकि सीरीज़ में चार्ज कॉमन होता है. तो यही चार्ज क्योंकि 3 में स्टोर्ड है तो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल सकते हो एज C/V, Q/C. ओके, सो जैसे ये वोल्टेज निकलेगा अब आप इस वोल्टेज को 6 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो बचा हुआ वोल्टेज होगा 1.8 वोल्ट. दिस वोल्टेज ऑफ 1.8 वोल्ट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड एंड द सेम वोल्टेज विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड. सो 1.8 वोल्ट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड. तो अब आप Q इक्वल टू CV से चार्ज स्टोरेज निकाल लीजिए 5 माइक्रोफैराड का. तो Q इक्वल टू CV से आप देख रहे हो C तो 5 माइक्रोफैराड में 5 इंसर्ट कर दोगे और वोल्टेज जो मिल रहा है हमें 1.8 मिल रहा है. इस तरह से चार्ज स्टोर मिल जाएगा. तो बच्चों यहाँ पर बेसिक आइडियोलॉजी यही है कि अगर हमें पता करना है कि 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है. वो वोल्टेज निकालने के लिए हमने सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का चार्ज कैलकुलेट किया, फिर उस चार्ज की मदद से 3 माइक्रोफैराड का वोल्टेज कैलकुलेट किया, फिर उसको 6 से सब्ट्रैक्ट करके 5 माइक्रोफैराड का वोल्टेज निकाला और फिर Q इक्वल टू CV से 5 माइक्रोफैराड का चार्ज कैलकुलेट किया. ओके, सो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन B करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 9 माइक्रोकूलम. So the next question is from a supply of identical capacitors rated 8 millifarad, 250 volt, the minimum number of capacitors required to form a composite 16 millifarad, 1000 volt is. तो हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है जहाँ पर हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 8 मिलीफैराड और हर कैपेसिटेंस की वोल्टेज झेलने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 250 वोल्ट. तो इसके मदद से हम ऐसे कितने ऐसे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगाएंगे ताकि जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो हमारा 16 मिलीफैराड का तैयार हो जाए और वो कंबाइंड कैपेसिटेंस की जो वोल्टेज झेलने की शक्ति है वो 1000 वोल्ट हो जाए. तो अब देख सकते हो बच्चों क्योंकि एक कैपेसिटर 250 वोल्ट विथस्टैंड करता है तो हम ऐसे 4 कैपेसिटर्स इजीली सीरीज़ में लगा सकते हैं.
आप जानते हैं कि सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ऐड अप हो सकता है। तो हर कैपेसिटर 250 वोल्ट विथस्टैंड करेगा। तो ऐसे मैंने 4 कैपेसिटर सीरीज़ में लगा दिए, तो ये चारों कैपेसिटर मिलकर टोटल वोल्टेज कितना विथस्टैंड कर जाएंगे, 1000 वोल्ट्स। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें 4 कैपेसिटर्स सीरीज़ में कंपलसरी लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो नेट कैपेसिटेंस है उसकी वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी 1000 वोल्ट्स हो जाए। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये 4 कैपेसिटर सीरीज़ में तो लगाना ही पड़ेगा हमें। अब इसका 4 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला होता है यहाँ पर कैपेसिटेंस का, 1/C इज़ इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा आपका 4/8, करेक्ट। तो आप देख सकते हो आपको C मिल जाएगा 2 मिली फैराड। तो आप जब 4 कैपेसिटर्स सीरीज़ में लगाओगे तो आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 मिली फैराड, ओके, एक ब्रांच में। लेकिन आपको टोटल कैपेसिटेंस कितना बनाना है, 16 मिली फैराड का बनाना है। अब देखिए, ये क्योंकि ये 4 कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस 2 मिली फैराड आ रहा है, हमें चाहिए 16 मिली फैराड। तो हमें ऐसे 8 ब्रांचेस और लगाने पड़ेंगे, करेक्ट। एक ब्रांच 2 मिली फैराड बना रहा है, तो 8 ब्रांचेस मिलकर कितना कैपेसिटेंस बनाएंगे, 16 मिली फैराड। तो इस तरह से हमारा 16 मिली फैराड का कैपेसिटेंस भी बन जाएगा और 1000 वोल्ट की विथस्टैंड कैपेसिटी भी बन जाएगी, ओके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ब्रांच का कैपेसिटेंस 2 मिली फैराड है और हमें बनाना है 16 मिली फैराड। तो ऐसे हम 8 ब्रांचेस और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, 4 कैपेसिटर्स के, और 8 ब्रांचेस यहाँ पर मल्टीपल कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमें 16 मिली फैराड का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो आप देखिए, एक ब्रांच में 4 कैपेसिटर, ऐसे 8 ब्रांचेस, सो 8 4 हो गया 32। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हमें टोटल 32 कैपेसिटर्स लगेंगे सच दैट 4 सीरीज़ में और 4 सीरीज़ के कैपेसिटर्स जैसे 8 आइडेंटिकल ब्रांचेस पैरेलल में। इस तरह से आपको 32 कैपेसिटर्स लगेंगे to create a capacitance of 16 millifarad with a 1000 volt withstand capacity. Let us go for the next question. A parallel plate capacitor with air between the plates is charged to a potential difference of 500 volt and then insulated. A plastic plate is inserted between the plates, filling the whole gap. The potential difference between the plates now becomes 75 volt. The dielectric constant of the plastic is. तो आप देख रहे हो, जब एयर था तब प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट था। जैसे ही प्लास्टिक इंसर्ट किया, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट हो गया, ओके। हमें पूछा जा रहा है कि हमारे प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। सो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि कैपेसिटर को हमने चार्ज करने के बाद उसे इंसुलेट किया, इंसुलेट मतलब बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया। तो ऑब्वियसली अगर आप कैपेसिटर को किसी सेल से डिस्कनेक्ट कर देते हो और उसके बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो जो चार्ज स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक डालने से आपने इसका कैपेसिटेंस तो बढ़ा दिया, लेकिन क्योंकि ये सेल से डिस्कनेक्टेड है तो इस प्लेट के बीच में कोई चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। तो चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। वाई? बिकॉज द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। सो क्योंकि यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है तो हम कह सकते हैं V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ओके। एज सच V तो Q/C होता है, बट क्योंकि ये सेल से डिस्कनेक्टेड है तो V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो आप देखोगे कि मैं अगर C/C0 का रेशो लूँ, मतलब फाइनल कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, दिस बिकम्स इक्वल टू V0/V, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो आप देखोगे कि ये जो C/C0 का रेशो है, अब V0 क्या है, जब एयर मीडियम था तब वोल्टेज कितना था, 500, ओके। और जब प्लास्टिक स्लैब डाला तब वोल्टेज कितना हो गया, 75। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा C/C0 इज इक्वल टू 20/3, ओके, सच दैट C बिकम्स 20/3 टाइम्स C0। और ये 20/3 जो है ये हमारा K फैक्टर हो गया, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हमें पता है ना C इज़ K टाइम्स C0, तो ये जो 20/3 है ये कौन सा है, हमारा K फैक्टर है।
तो इस तरह से हमें K की वैल्यू मिल गई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर? Let us go for the next question. Two spherical conductors A and B of radii small a and small b are placed concentrically in air. The two are connected by a copper wire as shown in figure. Then equivalent capacitance of the system is. अब देखिए बच्चों, आपको याद है हमने पोटेंशियल के वक्त भी कहा था कि जब दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं और अगर आप दोनों को एक वायर से जोड़ देते हो, यहाँ पर कॉपर का वायर से जोड़ा है, सो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर। द चार्ज नेसेसरीली फ्लोज फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर। तो अगर आप इस इनर स्फीयर को चार्ज देने की कोशिश भी करोगे तो ये सारा चार्ज किसके पास चला जाएगा? आउटर स्फीयर के पास चला जाएगा। मतलब कोई भी चार्ज इनर स्फीयर में स्टोर ही नहीं हो पाएगा। जितनी बार आप इनर स्फीयर को चार्ज देने की कोशिश करोगे उतनी बार इनर स्फीयर क्या करेगा? ये कॉपर वायर के थ्रू, करेक्ट, ये जो हमारा कॉपर वायर है स्प्रिंग के फॉर्म में दिया है, इस कॉपर वायर के थ्रू वो चार्ज आउटर स्फीयर को दे देगा। सो अल्टीमेटली चार्ज किसके पास स्टोर होने वाला है? अल्टीमेटली चार्ज स्टोर होने वाला है हमारे आउटर स्फीयर के पास। ओके, सो जो कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट होगा? आउटर स्फीयर के लिए कैलकुलेट होगा। तो बच्चों ये फिक्स कंसेप्ट याद रख लीजिए, अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दोनों किसी वायर के मदद से शॉर्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आउटर स्फीयर का ही कैपेसिटेंस काउंट में आता है, इनर स्फीयर का कैपेसिटेंस काउंट में नहीं आता। बिकॉज अगर आप इनर स्फीयर को चार्ज देने की कोशिश भी करोगे तो सारा चार्ज किसको देने लग जाएगा? आउटर स्फीयर को देने लग जाएगा। सो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर स्फीयर को ध्यान में रखते हुए करना है। तो आपको पता है कि जब एक आइसोलेटेड स्फीयर होता है, सिंगल स्फीयर होता है, तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 r। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था। यहाँ पर r है b, तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सिस्टम का होगा वो होगा 4πε0 b, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, so this is all about MCQs on capacitors.